दोस्तों नमस्कार। दसियों मौके आए जब प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने खुले तौर पर कहा कि एनडीए ताश का महल नहीं है जिसमें अगर आप एक पत्ता निकाल दीजिए तो वो महल भर भरा कर गिर जाएगा। एनडीए बहुत मजबूत है। उसके साथ जुड़े राजनीतिक दलों की ताकत प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बिसात पर चलती है। वह उनके साथ एक मजबूत इमारत में किसी ईंट और गारे की तर्ज पर है। लेकिन जो नजारा अब नजर आ रहा है वो शायद ताश के पत्तों पर खड़ा एक महल हो सकता है, क्योंकि एक भी पत्ता अगर उसमें से सरका तो एनडीए भरभरा कर गिर जाएगी। यह सवाल चंद्रबाबू नायडू के जरिए एक हफ्ते पहले तब निकल कर आया जब उनके अनुकूल कॉरपोरेट उनकी अपनी राजधानी अमरावती के लिए बजट और चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर उठाए गए सवाल। उसके बाद अगला सवाल नीतीश कुमार के साथ जुड़ा, जिसमें यह बात बड़ी होती चली गई कि चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड बचेगी या नहीं बचेगी। इस वक्त जो भी नीतीश के नाम पर है, कल को अगर चुनाव परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहा तो क्या सब कुछ बीजेपी में शिफ्ट कर जाएगा या जनता दल यूनाइटेड के बचे खुचे सांसद विधायक मर्ज कर जाएंगे बीजेपी के भीतर। लेकिन इन सब से हटकर तीसरा सवाल चिराग पासवान ने खड़ा किया है और खुले तौर पर इस बात को ऐलानिया कह रहे हैं कि जो हालात बिहार में हैं उसमें वह नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन कैसे दे सकते हैं। एक क्षण के लिए इस पन्ने को बंद कीजिए और चले चलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके निशाने पर सिर्फ एक ही शख्स, एक ही पार्टी है। उस पार्टी का नाम शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे की है। एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के सेक्रेटरी कौन होंगे, उनके विभाग का बजट क्या होगा, उस बजट के जरिए जो भी कार्य होगा उस पर मुख्यमंत्री कार्यालय पूरे तरीके से न सिर्फ निगरानी रखेगा बल्कि अपने तौर पर उसने खुले संकेत भी दिए कि जितनी भ्रष्ट स्थिति, जितनी वसूली की स्थिति और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के मंत्रियों की स्थिति है, उसमें उनके लिए तो बेहतर है कि पुरानी शिवसेना लौटकर उनके पास आकर खड़ी हो जाए और दोनों साथ चलने लगे। इसको लेकर मशक्कत भी शुरू हुई। यह भी कहा गया कि बीएमसी चुनाव से पहले यह खेल तो हो जाएगा। लेकिन लौटिए बिहार, और बिहार चुनाव से पहले क्या वाकई यह खेल हो जाएगा, जिसमें चिराग पासवान को लगने लगा है कि अगर वह बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी बिहार के भीतर, क्योंकि उनकी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं, लेकिन सत्ता के साथ खड़े हैं तो उनकी भागीदारी वोटिंग देते समय बिहार के लोगों में तो होगी। उन बिहार के लोगों में जिनके भीतर इस चुनाव को लेकर कितनी उम्मीद है या फिर कितनी निराशा है, इसको भी अगर परखना चाहें तो बिहार के तमाम नेता जो इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, उसमें आप किसी का नाम भी ले सकते हैं। उसमें आप नाम ले सकते हैं बिहार को लेकर तेजस्वी यादव का, उसमें आप नाम ले सकते हैं प्रशांत किशोर का। अगर उनके भाषणों के मर्म को समझें तो बिहार की बदहाली और मौजूदा वक्त में बिहार की स्थिति इससे पहले ऐसी कभी नहीं थी। बावजूद इसके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुल्लम खुल्ला मंच से खड़े होकर, और बगल में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और बताते हैं कि 10 बरस में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को प्रधानमंत्री ने दिए हैं, यानी सेंटर ने बिहार को दिए हैं। और बिहार की परिस्थिति को जब हम आज जिक्र करने जा रहे हैं और उसके जरिए एनडीए और एनडीए के ताश पत्तों के महल का भी जिक्र हो रहा है, तो एक क्षण के लिए जरा सोच लीजिएगा, बिहार के भीतर अगर जितने भी स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों पर अगर छप्पर भी पड़ जाए तो भी कुल मिला के खर्च जो होगा वह 60,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। सारे स्कूल पर जो खुले आसमान तले, पेड़ तले, तमाम जगहों पर चल रहे हैं,
बिहार के भीतर अगर बिहार पुलिस को एक बजट और एक ताकत और एक नैतिक बल दे दिया जाए और यह बजट मैक्सिमम होगा तो 1 लाख करोड़ का होगा, जिसमें जीप आएगी, जिसमें बंदूकें आएंगी, जिसमें डंडे आएंगे, जिसमें पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक निकल कर आएगा। उस पर भी कुल खर्चा अगर बिहार के 38 जिलों में सब चीजें ठीक कर दी जाए तो उसका कुल मिला के खर्चा होगा 1,35,000 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होगा। हम आज इस स्थिति को गिनाने नहीं आए हैं। यह स्थिति वहां के हालात खुद कैसे कहेंगे यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि एनडीए के भीतर जो दरकने की स्थिति, एक वक्त चंद्रबाबू नायडू, एक वक्त एकनाथ शिंदे, एक वक्त नीतीश कुमार, होते होते अब वो पराकाष्ठा पर चिराग पासवान के जरिए पहुंच चुकी है। क्योंकि जो प्लान बीजेपी का है उसमें संयोग से राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बिहार और उसके वोटर लिस्ट बन चुके हैं। बिहार में चुनाव नहीं जीतने का मतलब मैसेज एनडीए के भीतर के उन साथियों के लिए है और बीजेपी के भीतर शाह और मोदी से दूरी बनाए हुए उन नेताओं के जमघट का है जो मानकर चलते हैं जिस दिन ये चुनाव हारे और जहां जीतना चाहते थे वहीं पर हारे, तब इनका साथ देगा कौन? शायद कोई नहीं। और तब स्थिति उनके अनुकूल हो सकती है या मौजूदा सत्ता के प्रतिकूल हो सकती है, यह सवाल तो उठ ही सकता है। लेकिन हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से परिस्थितियों को परखने के लिए पहले चिराग पासवान की बात जरूर सुननी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है। चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं, बिहार से उनका प्रतिनिधित्व है। चिराग पासवान का एक अपना एक मुश्त वोट है। उस वोट को डिगा पाने की स्थिति में बिहार की जातीय राजनीति या बिहार के विकास की राजनीति, दोनों में कोई चिराग पासवान के वोट में सेंध नहीं लगा सकता है। सवाल यह है कि चिराग पासवान का अपना वोट कैसे बढ़ेगा। वो अब समझ चुके हैं कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर वोट बढ़ नहीं सकता है। दिल्ली में बीजेपी सरकार में शामिल होकर वह सिर्फ और सिर्फ ये ऐलान करते चले जाएं कि दरअसल मोदी सरकार या दिल्ली दरबार के भीतर उनकी पहुंच पकड़ बहुत है, तो उससे बिहार के वोटरों की स्थिति नहीं सुधरेगी और उनका अपना कद जो बढ़ना था बढ़ चुका और उस बढ़ते हुए कद के आश्रय अब पार्टी को विस्तार देना है। तो अपनी पार्टी को विस्तार देने की पहली जरूरत उनके लिए इसी चुनाव में कोई एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग की दिशा में जाना ही होगा जहां पर मैसेज बहुत साफ हो कि उनकी अपनी लकीर ना तो नीतीश कुमार के साथ है जो बीते 20 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन बिहार की बदहाली का रोना बच्चे से लेकर राजनेताओं तक के बीच है। और दूसरी तरफ जिस डबल इंजन का जिक्र होता है या जिस बीजेपी ने जो भी राजनीतिक प्रयोग किए हैं, वो राजनीतिक प्रयोग सिवाय शोर के, सिवाय नारों के, सिवाय कितने पैसे दिए जाएं इसके अलावे कुछ भी नहीं है। यही बड़ी वजह है कि दरअसल बिहार की विधानसभा हो, सड़क पर भाषण हो, रैली हो या फिर किसी ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी बच्ची, 4 दिन पहले बिहार के एक छोटे से न्यूज चैनल का एक लड़का
दरभंगा के एक स्कूल में गया। दरभंगा का इलाका आप लोगों ने जाना या इस देश ने जाना दरअसल मखाना के जरिए। पिछले दिनों मखाना का जिक्र हुआ दरभंगा मधुबनी में, वह खूब होता है। उसके जरिए ना क्या क्या कपोल कल्पनाएं की गई और कितना विस्तार दिया गया। एक क्षण के लिए उस उड़ान को छोड़ दीजिए। और वहां के न्यूज रिपोर्टर ने एक बच्ची से जब पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो सुन लीजिए। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट हाँ। जाती हो? क्या घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। बच्ची की कांपती हुई आवाज बिहार के उस दर्द को उभार देती है जिसमें बिहार की राजनीति करने के लिए इस वक्त 3 युवा तो सामने खड़े हैं। नीतीश कुमार की उम्र 70 पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र भी 70 पार है। अमित शाह 60 पार है। बिहार में बीजेपी के किसी नेता का नाम आप इस तर्ज पे नहीं ले सकते हैं। एक आखिरी नेता की पहचान सुशील मोदी के जरिए थी। उसके बाद आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं जिसके आश्रय कहें कि वह बीजेपी की जमीन को बना सकता है या उसे उड़ान दे सकता है। सभी को नीतीश कुमार का चेहरा चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी की कतार में तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। सभी को पता है कि आने वाले वक्त में अगर राजनीति को नई दिशा देनी है या अपने अनुकूल राजनीति को करना है तो फिर अपने बूते ही खड़े होना होगा ही। वो तेजस्वी हो, वो चिराग पासवान हो, वो प्रशांत किशोर हो या फिर कोई भी नेता युवा तौर पे जो आएगा, वो कतई नहीं चाहेगा कि अब अतीत के बोझ को कांधे पर लाद कर चलें और उन्हें वोट मिल जाए। यह संभव ही नहीं है। बिहार बदला नहीं है, बिहार और ज्यादा बदहाल हुआ है। बिहार में और ज्यादा पलायन हुआ है। बिहार की परिस्थितियां कितनी नाजुक है इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम क्यों बताएं, सुन लीजिए नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र तेजस्वी यादव विधानसभा में क्या क्या कहकर कर रहे हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इसको सुनते समय आप 2 बातें और जोड़ दीजिएगा। बिहार दुनिया के उन राज्यों में से अकेला राज्य है जहां का किसान दूसरे राज्य में जाकर मजदूर बन जाता है। बिहार में मनरेगा का सबसे कम बजट है और मनरेगा के तहत आपके पास कोई योजना मिलेगी नहीं जिसको लेकर सरकार ये कह सके कि हमने यह काम कर दिया, देख लीजिए। इस 2 बातों को याद रखिए और सुनिए जरा बिहार की माली हालत। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद। तो बिहार का मतलब है क्या? बिहार के चुनाव का मतलब क्या है? क्या वाकई नाउम्मीदी और इस तरीके की परिस्थितियों में बिहार का चुनाव अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता को गढ़ने या बिगाड़ने की दिशा में खड़ा हो चुका है? क्योंकि बिहार इस दौर में राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मोदी और शाह की पहचान बिहार के चुनाव के जीतने से जुड़ी है। कल्पना कीजिए बिहार में बीजेपी हार जाती है, एक झटके में बीजेपी के भीतर और एनडीए के सहयोगियों में हड़कंप मच जाएगी। उन्हें समझ में आ जाएगा अब मोदी शाह का जादू खत्म हो गया। आरएसएस की जमीन
जो वह अपने स्वयंसेवकों के जरिए प्रचार में बनाती थी वह भी खत्म हो गई। और जिस तरीके से रैलियों में सफलता दिखाने के लिए दूसरे राज्यों से आयात किए जाते हैं लोग जो प्रधानमंत्री की रैली में नारे लगाते हैं, अब वो बेमानी साबित हो गए। और इन परिस्थितियों के बीच अगर नया वोटर लिस्ट जो एसआईआर के जरिए बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन बकायदा कह रहा है कि अब यह पूरे देश में होगा, अगर उसके बावजूद भी चुनाव हार गए तो फिर मोदी और शाह की जरूरत बीजेपी को कितनी होगी, मोदी और शाह की जरूरत एनडीए को कितनी होगी? यह सवाल मोदी और शाह के जहन में तो जरूर होगा, क्योंकि उनके अपने प्लान में नीतीश कुमार बीजेपी के नहीं एनडीए के सहयोगी हैं। और तमाम एनडीए के सहयोगियों के बीच मैसेज है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के पीछे खड़ी रहती है। यह अलग मसला है कि शिवसेना की टांग खींची, अकालियों को निपटाया गया और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड से भी दो दो हाथ की स्थिति कई मौकों पर आई। तमाम जगहों पर अपने सहयोगियों के साथ किस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र से बिहार और पंजाब तक किया गया, यह कोई छुपी हुई कहानी नहीं है। लेकिन असल सवाल है कि बिहार का चुनाव राष्ट्रीय तौर पर उभर कर सामने आ चुका है, जिसमें जीत हार बिहार में कितना असर डालेगी, वहां के क्षेत्रीय दलों पर कितना असर डालेगी, यह शायद मायने बिल्कुल नहीं रहता है। मायने रहता है कि उसके आश्रय जो महल खड़ा किया गया, क्या वो वाकई ताश के पत्तों का है जिसमें कोई एक पत्ता निकल गया, ये कहते हुए कि अब आपके भरोसे नहीं, हम अपने भरोसे अपना रास्ता तय कर लेंगे क्योंकि आप अब डूब रहे हैं। और डूबने वालों के साथ नहीं खड़ा हुआ जाता है तो क्या चिराग पासवान का मैसेज यह भी है? लेकिन एक क्षण के लिए बिहार के भीतर जिस वोटर लिस्ट को अब तैयार किया जा रहा है उसके पीछे की परिस्थिति क्या हो सकती है, इसके लिए भी कहीं दूर जाने की या किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार घूमे हैं, वह खुद बताते हैं कि कितने वोटिंग परसेंटेज वोट बिहार में होते हैं। एक लिहाज से सबसे कम, और उसमें भी बिहार की राजधानी पटना में उससे भी कम। राजनीतिक भागीदारी का आलम यह है कि प्रबुद्ध लोग तो खाली बतिया ही सकते, आप तो वोटों नहीं देते हैं भाई, ये हम थोड़े ना कह रहे हैं। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पूरे देश में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है बिहार में, और पूरे बिहार में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है पटना में, और पटना में भी सबसे कम वोटिंग परसेंटेज कहां है? जहां सो कॉल्ड मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग रहते हैं, एलिट रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन बूथों पर 30% भी पोल नहीं होता है। और आप कह रहे हैं सब सुधार देंगे। तो क्या वोटर लिस्ट पर मशक्कत चुनाव आयोग इसीलिए कर रहा है? इसीलिए बीजेपी की जरूरत है कि वोटर लिस्ट इस तर्ज पे तैयार हो जहां पर 50% वोट भी पड़े तो भी उसकी जीत हो जाए। उसके लिए क्या सब चीजें वह सुनिश्चित करना चाहती है? इसी दिशा में वोटरों की पहचान, वोटरों का ना होना, वोटर प्रवासी हो गए, बाहर चले गए, कुछ वोटर की मृत्यु हो गई, कुछ वोटरों के नाम पर दूसरी जगह भी वोट है, इन तमाम बातों का जिक्र चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कभी इसकी मशक्कत नहीं की कि बिहार में कम से कम वोटिंग परसेंटेज 60% तो हो जाए। पटना जैसी जगह में वोटिंग परसेंटेज 50% तो छू ले। दो ही मौके आए जब 50% छुआ, यानी इस हद तक निराशा लोगों के बीच है। यहां पर 3 बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या वाकई वोटर लिस्ट की मशक्कत सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान के तर्ज पर राजनीति साधने की है और उसके बाद चुनाव जीतकर इस एहसास को बताने की है कि हम हैं तो चुनाव जीत सकते हैं और हम सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं और पारदर्शी करते हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने जो किया वो हमारी जीत के लिए किया, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी परिस्थिति है जो बिहार के हालात हैं। उन हालातों में आर्थिक परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चली है, जहां पर 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बिहार को लेकर लगातार बोलते चले गए 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, और होते होते सम्राट चौधरी ने बतला दिया 14 लाख करोड़ दे चुके हैं। एक असंभव सी फिगर उन्होंने सामने लाकर रख दी।
क्योंकि बिहार की परिस्थितियों को सुधारने के लिए जो बजट की हिस्सेदारी में वहां के स्कूल, वहां के हेल्थ सेंटर और इन दोनों के साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बंद उद्योग और उसमें खास तौर से शुगर मिल तक को जोड़ लीजिए और एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बेरोजगारों को आप भत्ता भी दे दीजिए। मैक्सिमम आपको सिर्फ 9 से 11 लाख करोड़ के बीच में चाहिए, स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन आंकड़ा 14 लाख करोड़ का दिया गया और होते होते बात ऐसी बिगड़ती चली गई कि पुलिस प्रशासन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और लगने ऐसे लगा कि बिहार में सब कुछ गायब हो चला है। और शायद इसीलिए मोदी सरकार के मंत्री खुले तौर पर कहते हैं अब शर्म आ रही है, क्यों सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यह दरअसल इंडिकेशन है उस ताश के पत्ते के खिसकने का जो इस बात को आगाह कर चुका है पार्टी के भीतर की रास्ता चुनाव से पहले कोई ऐसा जरूर चुन लिया जाएगा जिसके आश्रय पार्टी का विस्तार होना चाहिए। उम्र पड़ी है चिराग के सामने। चिराग जान समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अगर वो जातीय राजनीति से हटकर उस पुलिस, प्रशासनिक, विकास, इन तमाम परिस्थितियों के बीच खड़े लोगों को दिखाई देने लग गए तो यह उनकी अपनी राजनीतिक सफलता होगी। शायद इसीलिए ऐसे तीखे शब्द उन्होंने आज बोले जो दिल्ली के दरबार के भीतर धड़कनों को बढ़ा तो चुके हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। असल में जंगल राज शब्द तो एक पॉलिटिकल शब्द है, उसके बाद गवर्नेंस का फेल होना एक पॉलिटिकल शब्द से आगे निकला हुआ शब्द है और उसके बाद अराजकता की परिस्थिति। लेकिन इन सब को अगर मिलाइएगा बिहार के चुनाव को लेकर और उसमें चिराग पासवान ने जो वक्तव्य दिया है वह इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी, शाह और उस पर नीतीश कुमार का मुखौटा यह दरअसल गवर्नेंस और सुशासन का जिक्र करता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर में बिहार की उन परिस्थितियों से बिहार को आगे बढ़ाया जहां पर बिहार के लोग खुले आसमान तले सांस लेते। आप कह सकते हैं वो लालू यादव का दौर था, ये नीतीश कुमार का दौर है और दोनों दौर को इस दौर में लोग देख चुके हैं। विकल्प क्या है? और विकल्प की परिस्थिति बीजेपी की तरफ नहीं देख रही है, ना तो जातीय समीकरण के आश्रय और ना ही आर्थिक परिस्थितियों के आश्रय। और शायद गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के बीच भी बीजेपी कम से कम बिहार में आपको कहीं खड़ी दिखाई नहीं देगी। गरीब घरों के बीच या गरीब झोपड़पट्टियों के बीच या गरीब जिले के बीच बीजेपी का हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा अगर चमक बिहार में भी पैदा करने लग जाए तो फिर मानकर चलिए भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता बेमानी शब्द हो गया, बात उसके आगे निकल गई और सत्ता में होने का मतलब उस ताकत के साथ जुड़ना है जहां पर आप अपनी हथेली पर कानून को नचाना चाहते हैं। शायद यह सवाल बिहार के इस चुनाव में सबसे बड़ा है, लोगों के भीतर है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप छूकर पूछिएगा वो क्या चाहता है, खुली हवा में खुली सांस लेना चाहता है, हाथ में डिग्री लेकर रोजगार चाहता है। खेतीहर किसान सिर्फ एमएसपी चाहता है, पैसा चाहता है, कम से कम लागत तो मिल जाए, मजदूरी के नाम पर बाहर नहीं जाना पड़े। यह परिस्थिति बन सकती है बिहार में। और अगर नहीं बन पा रही है तो फिर चिराग पासवान क्या रिस्क लेने को तैयार है? जी नहीं, यह रिस्क नहीं है। पहली बार बिहार में हो सकता है चुनाव से पहले ही बीजेपी को चिराग पासवान खारिज कर दें, क्योंकि हर को अपना राजनीतिक भविष्य डूबते हुए बिहार में कम से कम उगते हुए सूरज की तर्ज पर अब देखने की शुरुआत करने की चाहत इस दौर में बड़ी हो चली है। शायद इसीलिए नजर रखिएगा तेजस्वी यादव
चुनाव ना लड़कर भी बड़ी राजनीतिक बिसात बिछा सकते हैं। यानी वह खुद ना लड़ें, लेकिन राजनीतिक बिसात बड़ी हो जाए आरजेडी की। प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी के साथ नया समझौता करके एक नई बिसात को बिछाते हुए अपने मुद्दों को राजनीतिक पटल पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। और चिराग पासवान इन दो परिस्थितियों के बीच झूलते हुए अगर पहला बड़ा निर्णय एनडीए को लेकर लेते हैं तो असर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पर, असर चंद्रबाबू नायडू पर और असर नीतीश कुमार की पार्टी पर भी पड़ेगा। सबको पता है इस दौर में देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। सबको पता है केंद्र की सरकार की धड़कनें खुद उसको अपने सत्ता संभालते वक्त कहीं ज्यादा तेज हर किसी को सुनाई देने लगी है। यानी जेडीयू के मंत्री हों जो केंद्र में मजे ले रहे हों, चिराग पासवान खुद ही क्यों ना हो, और एकनाथ शिंदे भी जान चुके हैं और अब चंद्रबाबू नायडू के जहन में भी यह सवाल है, वो कौन सा पहला पत्ता होगा जो अगर खिसकेगा तो ये महल कहीं भरभरा कर गिर ना जाए। संभलना और संभालना तो होगा, क्योंकि बात उन तक भी पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।